हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो जानते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। अगर लेमैन्स टर्म में बात की जाए तो जब भी किसी पावर को दो या दो लोगों से ज़्यादा में शेयर किया जाता है उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। लेकिन ये पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती क्यों है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम दो कंट्रीज का केस स्टडी पढ़ते हैं। तो पहली केस स्टडी है बेल्जियम की। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 1.15 करोड़, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से भी हाफ है। बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं, जो कि बेल्जियम के नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो कि सदर्न एरिया में रहते हैं, और बचे हुए 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में लोग फ्रेंच में बात करते थे। वहां के फ्रेंच लोग ज्यादा रिच और पावरफुल थे। कैपिटल में रहने वाले फ्रेंच लोग बेल्जियम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। सो इसीलिए बेल्जियम के फ्रेंच लोगों को हर जगह पर बेनिफिट मिलता था। उनको एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट मिलता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन में भी बेनिफिट मिलता था। इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से 1950s में और 1960s में बेल्जियम में बहुत ज़्यादा पब्लिक टेंशन्स बढ़ गई थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 1970 से लेके 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया और हर बार एक बेटर गवर्नमेंट बनाई। बेसिकली 4 टाइप के नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहला रिफॉर्म था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिस्क्राइब करता था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल पावर शेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। कुछ स्पेशल लॉज ऐसे भी थे जहां पर दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी मेंबर्स की हामी होनी चाहिए, सो दैट कोई भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप मेजॉरिटी से लॉ पास नहीं कर सके। दूसरा रिफॉर्म था कि स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स नहीं हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट के बेटरमेंट के लिए खुद नए लॉज और रेगुलेशंस को लागू कर सकते हैं। तीसरा रिफॉर्म था कि ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। फोर्थ रिफॉर्म में बेल्जियम ने एक नई गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए अलग थी। डच के लिए डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन स्पीकिंग के लिए जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये पर्टिकुलरली उन कम्युनिटी के रिलीजन, कल्चर और एजुकेशन ग्रुप को लेके इश्यूज को सॉल्व करती थी। हालांकि जो बेल्जियम का मॉडल था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन उसकी वजह से जो मेजर डिफरेंसेस और रायट्स थे उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प हुई। तो इस तरीके से बेल्जियम ने अपने लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। सेकंड केस स्टडी पढ़ते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि नियर अबाउट हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका के 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में से भी कुछ लोग श्रीलंकन तमिलियंस हैं और कुछ लोग इंडियन तमिलियंस हैं। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था और सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। सिन्हाला कम्युनिटी ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को यूज करके गवर्नमेंट को फॉर्म किया, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिन्हाला कम्युनिटी को हर जगह पर बेनिफिट्स देगी, चाहे उनकी एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो या जनरल डेवलपमेंट में। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से श्रीलंकन तमिलियंस के अंदर फीलिंग ऑफ एलियनेशन, यानी कि अपनी ही कंट्री में एलियन की तरह फील करना, ऐसी फीलिंग उठने लगी। श्रीलंकन तमिलियंस को लग रहा था कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वल राइट देने से मना कर रही है, और इसी वजह से दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में टेंशन्स और रायट शुरू हो गए। श्रीलंकन तमिलियंस ने
पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और स्ट्रगल शुरू कर दिया। उनकी ये डिमांड थी कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए और तमिलियंस को जॉब सिक्योर करने के लिए और एजुकेशन पाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को कंप्लीटली मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में एक डिस्ट्रेस पैदा हो गया और श्रीलंका में एक बड़े स्केल पर सिविल वॉर शुरू हो गया। इस सिविल वॉर की वजह से दोनों कम्युनिटीज के बहुत से लोग मारे गए। कुछ लोगों ने अपना कंट्री तक छोड़ दिया और दूसरी कंट्रीज में जाके एज रिफ्यूजी रहने लगे। फाइनली ये सिविल वॉर 2009 में एंड हुआ। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत पीछे चला गया। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन पावर शेयरिंग का कंसेप्ट दोनों कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा अलग था। बेल्जियम के लीडर्स ने यह रियलाइज किया कि किसी भी कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन के लोगों की फीलिंग, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और उनको म्यूचुअली एक्सेप्ट किया जाए, सो दैट पावर शेयरिंग हर कम्युनिटी के बीच में हो और कोई भी राइट्स ना फैले। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग का मतलब था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ अपनी पावर्स को शेयर करना, जिसकी वजह से उनकी कंट्री की यूनिटी को सफर करना पड़ा। सो इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। पावर शेयरिंग का रीजन नंबर 1 है कि ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर देता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की। पावर शेयरिंग का दूसरा रीजन है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें पावर शेयर होती है वो उन लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए जो उससे इफेक्ट होते हैं, यानी कि आम जनता। बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुई उसको प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग कहते हैं। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग में इस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है कि जो भी रिफॉर्म्स कंट्री के अंदर दिए जाएं वो कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखें और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। लेकिन जो श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुई उसे मॉरल पावर शेयरिंग कहा जाता है। मॉरल पावर शेयरिंग में पावर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और कोशिश की जाती है कि पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही रहे, ना कि शेयर हो। तो इस पार्ट में केवल इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अभिश्रु एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।